नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम संवाद में और मैं हूं अरशद खान। आज हमारे साथ संवाद में चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी। हम इंदौर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर, खासतौर पर उनकी विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही प्रदेश भर की भी चर्चा करेंगे क्योंकि वे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में आती नजर आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पटवारी जी, स्वागत है आपका एसआर मध्य प्रदेश में। और शुरुआत पहला सवाल मेरा यहीं से होगा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, खासतौर पर केसर बाग ब्रिज जो 8 साल से बन रहा है, लेकिन कोर्ट के इंटरफेयर के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि वो शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, उसके नेता हैं, वो चाहते हैं कि इसका लोकार्पण व्यवस्थित तरीके से हो और आप उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने 8 साल 9 साल से जो लोग इसकी आशा है कि ये ब्रिज चालू हो और हम इसकी सुविधाओं को भोगें, उन लोगों को और लोकार्पण का इंतज़ार करना पड़े, ये निंदा का प्रश्न है। मैंने कभी छोटी बात में कहता नहीं हूँ। मैं हमेशा पॉलिटिकल पॉजिटिविटी में अपना जीवन यापन करने वाले लोगों में से हूँ और मैंने अनुरोध किया है, मैं विरोध नहीं किया कि आपने 7 साल 8 साल 9 साल लोग कितने परेशान करें वहाँ, तो वो ठीक बात नहीं है और जल्दी से लोगों को आवाजाही के लिए खोल देना चाहिए, बस इतना मेरा कहना है। आपका कहना सही है। अभी आप ये बात कह रहे हैं, जब पुल बनकर तैयार हो गया, इसके पहले आपने वहां पर आंदोलन भी किया, यहाँ तक कि वहां के लोगों को समर्थन दिया आपने और वो लोग न्यायालय की शरण में गए। फिर संभाग आयुक्त ने उसमें इंटरफेयर किया, कोर्ट के मार्गदर्शन में सारा काम हुआ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने आपके साथ छल कपट किया है? आपकी विधानसभा में इतनी बड़ी चीज बनने जा रही थी। नहीं, मैं वो बहुत अच्छी बात है। वैसा है कि मैंने कहा 8 साल हो गए, तो वो कभी अभी भी विकास प्राधिकरण ने उसको नहीं बनाया है जी। उसको बनाने में कोर्ट की अहम भूमिका रही और उसमें याचिका लगाने में हम लोग, हमारी संस्था लक्ष्य और हमारे संस्था के एक संयोजक है आदरणीय संजय कामले, जिनके नाम से वो याचिका लगी और कोर्ट ने संज्ञान में लेके अधिकारियों को जब प्रताड़ित किया, बना नहीं बनवाया गया। अच्छा। और जब जो ब्रिज 35 दिनों में बन के तैयार हो सकता है, उसमें 8 साल कैसे लग गए जी? जो ब्रिज 10 करोड़ के कम लागत में था, उसको 30 करोड़ के आसपास या 30 करोड़ के आसपास की लागत लग गई। ऐसा क्यों हुआ जी? ये कुछ सवाल और है, ये भी कोर्ट में हम जाएंगे कि इतना देश की हानि हुई, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार है, इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उनको पनिश्ड होना चाहिए जिन लोगों ने ये लापरवाही की। वो एक अलग विषय है, पर उससे पहले जनहित का विषय, लोगों के का जो जाम लगता है वहाँ पर, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं और उससे कैसे निजात मिले, इसके लिए ब्रिज चालू होना चाहिए। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, चालू करवाने के लिए कई आंदोलन किए, पर ब्रिज जब बन गया उसके बाद हमने न कहीं उसको जबरदस्ती की कि हम उसके पैसे जाके निकल जाएं, प्रशासन को धत्ता बता दें जो ब्रिज बजाने की एजेंसी पर। लेकिन आपने बीच में घोषणा तो की थी, व्यक्तिगत रूप में मुझे बताया था कि मैं यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे बताया था कि मैं इसके ऊपर यातायात चालू कर दिया जाएगा। मतलब आप नहीं करेंगे, जनता के लिए चालू करवा दिया जाएगा। नहीं कहा कि इस पे यातायात जोर जबरदस्ती से होना चाहिए। मैंने ये कहा कि उन लोगों का सम्मान उस ब्रिज के नीचे, उसके ऊपर, उसके आसपास होगा जिसमें इसमें सहयोग किया। उसमें सबसे अहम भूमिका है मीडिया की जी। मीडिया ने जिस तरीके से उस पर दबाव बनाया, रोज अखबारों में छपा, इतना अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, एसआर टेलीविजन पे जितना चला, वो उसके कारण प्रशासन दबाव में आया। जितना कोर्ट ने संज्ञान में लिया, कोर्ट ने उसके हिसाब से निर्देश दिए और उस हिसाब से एक सभी समाज के अच्छा एक तंत्र है, वो विकसित हुआ और उसने ये ब्रिज बनवाया। मैं समझता हूँ उनका सम्मान करना जरूरी था। हम जज साहब को तो नहीं बुला सकते थे, पर उन मीडिया कर्मियों को जिन्होंने इसमें साथ दिया हो, चाहे कैमरामैन हो, रिपोर्टर हो, संपादक हो, उनका हमने सम्मान किया। हमने कभी ब्रिज पर जबरदस्ती, छोटापन कभी मेरी कार्यशैली में ही नहीं जी। आपने कहा कि ब्रिज का उन लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। किया आप हमने जी किया, जी आपने हाँ किया भी। आपकी संस्था लक्ष्य ने सम्मान भी किया ऐसे लोगों का जिन्होंने सहयोग किया कि जल्दी से जल्दी पुल बनकर तैयार हो जाए। बात आप ही की विधानसभा की करें तो बीआरटीएस जो इंदौर शहर से होता हुआ जा रहा है और आप कह रहे हैं कि विकास कार्य होना चाहिए, और फिर बीआरटीएस राऊ में जाकर क्यों खत्म हो जाता है? आपने बीआरटीएस का लगातार विरोध किया, आपके तो किसी विकास कार्य का विरोध नहीं किया। बीआरटीएस का जिस तरीके से डिजाइनिंग हुआ उसका विरोध किया और न कि बीआरटीएस का विरोध किया। बीआरटीएस में छोटी छोटी रोडें कर दी गई, जाम लगने लगा, चौराहे पे लाल बत्ती जहाँ जहाँ भी है, वो चाहे गीता भवन का हो, चाहे एमवाय का हो, चाहे हमारे उससे आगे के नौलखा का हो, उसके बीच का हो,
इन चौराहों पे एक एक घंटे आधे आधे घंटे तक लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, और वो तो एक तरह से गले की हड्डी बन गया, ना निगलने के ना उगलने के। अधिकारियों ने उसमें हठधर्मिता की, पैसे का दुरुपयोग किया। जेएनयूआरएम में कांग्रेस की सरकार ने जो पैसा इस प्रदेश और शहर को दिया उसका दुरुपयोग हुआ। ये विरोध है हमारा। रही बात चौइथराम से आगे राहू तक, इसलिए विरोध है कि उस पे ये फेल व्यवस्था है। तो हमने एक गलती कर दी और करें, ये नहीं होने देंगे, ये विरोध है। नहीं, आपका ये विरोध जायज है, लेकिन पूरे विरोध में कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी नजर नहीं आई। मैं भी उस बीआरटीएस को लेकर तमाम तरह की खबरें दिखा चुका हूं, क्या क्या खामियां वो प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूं, और उसको लेकर किशोर कोडवानी ने याचिका भी दायर की। एक मरतबा ये फैसला भी हो गया कि मिक्स लेन वाले भी बीआरटीएस पर अपने वाहनों को ले जा सकते हैं, लेकिन बाद में वो फैसला रिवर्ट हो गया। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस कहीं पर भी ऐसी खड़ी नजर नहीं आई किशोर कोडवानी के साथ में कि किशोर कोडवानी आप लड़ाई लड़ रहे हो तो कांग्रेस आपके साथ है, ये प्रोजेक्ट गलत है। देखो, किशोर कोडवानी जी समाज सेवी है और वो उनका काम करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। ये कहना आपका कि कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं आई, मैं 25 उदाहरण दे सकता हूँ। बीआरटीएस के लिए मैंने जो आंदोलन किया, मैं कहूँ बीजेपी का हूँ क्या? मैं भी कांग्रेस का हूँ जी। अगर मैंने किए ना कांग्रेस ने किए, इस तरीके से ये कहना कोई भी एक व्यक्ति, एक तो ये बात। दूसरा, बेसिक इस कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। बेसिक बात है शहर के लोगों की सुविधा की, बेसिक बात है देश के अर्थ के सदुपयोग की, बेसिक व्यवस्था है देश के अर्थ को करप्शन से कैसे बचाया जाए। बीआरटीएस में तीनों चीजें हुई है, इसलिए ये विरोध है। न कि व्यवस्था को लेके विरोध है, व्यक्ति से थोड़ी विरोध है, या बीजेपी से थोड़ी विरोध है। बीजेपी के कार्यकाल में जो काम हुआ, जिन नेताओं ने, जिन अधिकारियों ने, जिनने अपनी हठधर्मिता के कारण ये इस तरीके की हरकत की, आज जनता परेशान हो रही है, इसका विरोध है, आगे भी होगा। जो आप कह रहे हैं विरोध वाली बात की, तो आप सदन में जाते हैं, वहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन एक चीज़ ये देखने में आ रही है कि किसी भी मामले को लेकर अब जनता को कोर्ट में जाना पड़ता है, न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है उसे, चाहे वो बीआरटीएस हो, चाहे वो पुल निर्माण हो, चाहे वो सड़क चौड़ीकरण हो, कुछ भी हो। जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अपनी भूमिका निभाते? आप सदन में इतनी जोर से आवाज क्यों नहीं उठाते कि जो आवाज अधिकारियों तक पहुंचे, जो आवाज सदन चलाने वालों तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे और आपकी बात मानी जाए, जनता को कोर्ट ना जाना पड़े? नहीं, बात यह है, पहले तो कोर्ट जाने का जहाँ तक सवाल है, ये देश के संविधान के अंतर्गत सब काम होते हैं। जब सरकार नहीं सुनती, व्यवस्था नहीं सुनती, तब कोर्ट जाता है और वो उसको अधिकार है, जाना चाहिए। रही बात आवाज़ सदन में उठाने की, मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि शहर के हितों की एकमात्र मुझे जिम्मेवारी मिली है सदन। जी हाँ, एकमात्र विधायक हैं आप, कि मैं शहर कांग्रेस के हितों का सही तरीके से, सरकार के विरोध अगर गलत काम है तो उसका करूं, पर विरोध करने के लिए विरोध न करूं। सिर्फ इसलिए कि मैं विपक्ष का हूं तो विरोध करूं, ये मेरी कार्यशैली में नहीं है। फिर भी शहर के किन मुद्दों, पार्किंग की बात हो, बहुमंजिला अवैध इमारतों की बात हो, अतिक्रमण को लेकर शासन के हठधर्मिता की बात हो, नगर निगम से जुड़े हुए ऐसे तमाम मुद्दे हो, जिला प्रशासन से जुड़े हुए ऐसे तमाम मुद्दे हो, अभी 100 जो अभी नई वो गाड़ी सफारी का जो ठेका दिया है उसकी बात हो, मैंने कोशिश रही है कि हर मुद्दे पर सदन में, चाहे वो वकीलों के साथ हठधर्मिता शासन ने की थी, उनकी 1 महीने तक हाईकोर्ट, 8 दिन तक हाईकोर्ट बंद रहा था, उसकी बात हो, मैंने हर वक्त अपनी भूमिका को सकारात्मक रूप से निभाने की कोशिश की है। अब रही बात इसकी कि शहर के हित में सदन की आवाज़ का, मैं समझता हूं कि सकारात्मकता होनी चाहिए। हम व्यवस्था के अंग है, विपक्ष की भूमिका, अगर सत्ता पक्ष को अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि सिर्फ बुराई के लिए पॉलिटिक्स करे, तो मैं जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए बोलता हूँ। आपको ऐसा लगता है अभी तक की सरकार ने अच्छे कुछ काम किए जिसकी आप तारीफ कर सकते हो? नहीं, बात यह है कि एक बार मैं इसको बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि लोकतंत्र का असली चेहरा, असली मज़ा, असली आनंद वही है जिसको जनता चुन लेती है, इसका मतलब उसमें कुछ अच्छा होता है, और जो जनता जिसको चुनती नहीं है, इसका मतलब कुछ न कुछ उसमें कमी है, ये मानना चाहिए जी। और लोकतंत्र की मूल ताकत भी यही है जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार ने कुछ काम किए तभी लोगों ने चुना था जी। पर पिछले 3 साल में देखने में, 2 साल में खास कर आया है कि जो परिस्थितियां 2003 में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की, कांग्रेस पार्टी के कार्यशैली की, उस समय के अधिकारियों की हठधर्मिता की, तो आप स्वीकार करते हैं कि 2003 में कांग्रेस के नेताओं ने गलती करी थी, जब भी हारी थी जी। और वो कि वही हठधर्मिता आप शिवराज करने लगे,
वो की वही हठधर्मिता भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगे, वो की वही हठधर्मिता और प्रशासन के तंत्र को ब्यूरोक्रेसी अपने संकज्जे में ले चुकी है जी। यही कारण है कि व्यापम हुआ, यही कारण है कि डीमेट हुआ, यही कारण है कि अभी मुआवजा को लेकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यही कारण है कि इस प्रदेश का 70% युवा बेरोजगार घूम रहा है जी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। और शिवराज बात पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, रोज एक नया झूठ। 3500 से 4000 घोषणाएं जो बोलते हैं, घोषणा करते हैं, लोगों की तालियां बटोरते हैं, वो पूरी नहीं की शिवराज ने। मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है। जी हाँ। आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की ये हो गई कि 1,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में आ गया मध्य प्रदेश। जी हाँ। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा जो पैदा होता है उस पर 20,000 का कर्ज लेके पैदा होता है मध्य प्रदेश में। यहाँ तक ही नहीं, मध्य प्रदेश की स्थिति इस तरीके की हो गई कि इसको सरकारी जो नाम्स होते हैं एक राज्य को कर्ज देने के, वो सारे नाम्स इस सरकार ने तोड़ दिया। मध्य प्रदेश को कोई कर्ज देने लायक ना बचा। जी हाँ। और इससे बढ़कर पूरे विश्व में, व्यापम में मध्य प्रदेश का चेहरा काला किया शिवराज ने, उसकी सरकार ने। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पीड़ादायक है इस मध्य प्रदेश के आम नागरिक के लिए, और इसका दुख का विषय, इसकी आवाज़ हमने कांग्रेस पार्टी ने, मैंने और भी बहुत से लोगों ने उठाई है, और मध्य प्रदेश के जर्नलिस्ट ने, मध्य प्रदेश के आवाम ने इसका सहायता की है। तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा आम जनता समझ चुकी है, शिवराज का चेहरा समझ चुकी है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आदमी अपनी गलती को स्वीकारे। तो जीतू पटवारी बता रहे थे कि 2003 में जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, वही गलतियां अब बीजेपी कर रही है, जिसका खामियाजा उसको उठाना पड़ रहा है। वो खामियाजा सामने आने लगा है। खास तौर पर हम बात करें झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट की, तो वहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी अच्छी जीत दर्ज की। उसमें जीतू पटवारी की अहम भूमिका थी। कांतिलाल भूरिया के साथ साया बनकर चुनाव उनके साथ लड़ा है और उन्हें जिताया है। ऐसी नगरी जो चुनाव हुए, नगरीय प्रशासन के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस ने राइज की। और एक और चुनौती सामने अब आ रही है जीतू पटवारी दी, मेयर उपचुनाव होने वाले हैं। तो झाबुआ मैयर वाले जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने अभी से पैकेज जारी कर दिया है। हालांकि अभी तारीख घोषित नहीं की गई कि कौन सी तारीख को वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हो गए हैं। उन्होंने हजारों घोषणाएं की, लेकिन को अमल नहीं कर पाए, उनको लेकर नहीं जमा पहना पाए वो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो आप झाबुआ जीते थे, ऐसे ही क्या मेयर जीत पाएंगे? झाबुआ में लगभग 3500 करोड़ रुपए की घोषणाएं की थी शिवराज सिंह ने। हर मंत्री, एक एक विधानसभा में बड़े आर्थिक पैकेज के साथ बिठाया था। आम जनता ने इसके बाद उनको नकारा। 2 महीने में 35 दिन शिवराज सिंह जी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे। इसके बाद भी उनके चेहरे का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा ही मैयर में भी उन्हीं ने उसी शैली से वो काम करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं स्वभाव में नहीं है दावा करने का जी, मेरे नेचर में नहीं है, इससे अहंकार दिखता है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 110% कांग्रेस पार्टी भारी अंतर से जीतेगी मैयर चुनाव जी। वही नहीं, मैंने जैसा कहा ना, शिवराज का असली चेहरा लोग पहचानने लगे। ये कारण है अब शिवराज हारेंगे। नहीं, पर लेकिन ऐसा कहीं लगता है आपको कि आपके कांग्रेस का नेतृत्व इतना मजबूत है जो पछाड़ता चलेगा? ये तो आप ही कह रहे हैं कि जनता नाराज हो रही, तो जनता जिता रही, कांग्रेस की भूमिका क्या है फिर उसमें? ऐसा है, कांग्रेस सकारात्मक रूप से अपना जो विपक्ष का, लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता में बैठ के ही सेवा हो ये जरूरी नहीं है। जी हाँ। विपक्ष में रहकर भी लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा होता है, सही तरीके से जनता की बात को उठाए, सरकार को मजबूर करे। कांग्रेस पार्टी अपने धर्म का निर्वाह करने में बहुत सजग है, बहुत ताकत से कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर काम करने की मूल कोशिश करते हैं, फूल कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि यही नतीजे, यही कारण है कि इनके करनी और कथनी का अंतर आम जनता तक जा रहा है। यही कारण है, आपका कहना सही है। पर क्या पिछले 15 साल में कांग्रेस को अब याद आई या लोगों को अब एहसास होने लगा? पहले आपने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने काम नहीं किए, अब 2 साल में, पिछले 2 साल में उनकी घोषणाओं की सारी पोल खुलने लग गई। तो पिछले 10 सालों में कुछ काम किए थे जिसकी वजह से जनता उनको लगातार जीत देती रही? कमी कांग्रेस में थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी से बेहतर बीजेपी को समझा होगा। मैं लोकतंत्र पहले बता चुका हूँ, हमारी कमियों से बीजेपी जीती है, बीजेपी के कार्यों से बीजेपी नहीं जीती। तो बीजेपी तो ऐसी पार्टी नहीं है। आम जनता बीजेपी को, देश की आज़ादी से आज तक 20% लोग बीजेपी को पसंद करते हैं जी हाँ। 80% लोग इसके अगेंस्ट रहते हैं। वो चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी इतने भारी बहुमत से जीते, तब भी 30% लोग उनके साथ हुए, 70% लोग उनके अगेंस्ट थे।
और जिस तरीके से उन्होंने अपना आभा मंडल बनाया था, देश के सामने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उससे लोगों ने का भ्रमित हो गए उनसे। अब पर आज स्थिति अलग है, आज भ्रम टूट गया है, रहा नहीं है। सोशल मीडिया हो, यही उसी का कारण है बिहार चुनाव, उसी का कारण है दिल्ली चुनाव, उसी का कारण है झाबुआ चुनाव। ये नरेंद्र मोदी शिवराज के असली चेहरे को आम जन, देश की जनता पहचान गई। और मैं समझता हूँ कांग्रेस की भी कुछ कमियां थी, इसलिए भी वो जीते हैं। कांग्रेस की कुछ गलतियां थी, इसलिए भी वो जीते हैं। तो सुधारवादी दृष्टिकोण से इस देश को में कांग्रेस ने 60 साल राज किया है। जनता ने जो निर्णय दिया उसको सर माथे लिया है, और जनता जब भी अल्टीमेटली आखिरी में फिर कांग्रेस पे भरोसा किया है, तो आगे भी हमें आशा है ऐसा होगा। आपने नरेंद्र मोदी की बात की, प्रधानमंत्री की, तो अभी एक बहुत बड़े घटनाक्रम घट गया पठानकोट में। इसको क्या सोचते हैं आपके, उनका पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से जब लौट के आना तो यहाँ पर आतंकवादियों का हमला होना, आप इसको किस नजरिए देखते हैं? पाकिस्तान ने देश की आज़ादी के बाद बंटवारे से लेकर आज तक हमेशा हमारे भारत को धोखा दिया है। वहाँ के राजनीतिक लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बना रखा है, जो लोग चुनाव लड़ने जाते हैं वो भारत के खिलाफ बात नहीं करे तो चुनाव जीतते नहीं हैं जी। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का राजनीतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, इसलिए वो लोग चाहते हुए भी भारत से अच्छे संबंध नहीं बनाते। ब्यूरोक्रेट्स के अलावा वहाँ के राजनीतिज्ञ, वहाँ की सरकार है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की या पठानकोट के हमले की, मैं समझता हूँ इस नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री जी हाँ। और सरकार जो देश में बैठी है वो हमारी सरकार है। तो ऐसे मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है जी हाँ। पर जहाँ तक प्रश्न है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी भी देश के सामने है कि वो चुनाव में सत्ता में आने के बाद उनकी शैली कैसी और सत्ता से बाहर थी तो कैसी थी। इसका मतलब था कि कांग्रेस उस समय सही थी, कांग्रेस के मनमोहन सिंह सही थे। अब ये लोगों की ऐसी शैली हुई, अलग पहले अलग चिल्लाते थे, अब अलग हुए। तो मैं समझता हूँ जनता बहुत समझदार है, इन सब बातों को बारीकी से देख रही है और इसी स्वभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी फिर हारेगी। चुनाव घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार कहते थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या मानते हैं? और कांग्रेस, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपका एक अपना बड़ा सर्कल है, तो यूथ आपका क्या कहता है अभी? इस देश में मैं समझता हूँ कि 65% से ज़्यादा युवा निवास करता है और 65% से ज़्यादा युवाओं में एक नई ऊर्जा, नई ताजगी और परिवर्तनशील दिमाग उसका तेज होता है। मैं जिस तरीके से मोदी जी को उन्होंने चुना, उस समय कांग्रेस से नाराज था। अब चूँकि 1.5 साल, पौने 2 साल से मोदी जी की शैली को देख रहा है, इसलिए मोदी जी ने जो कहा था उसके विपरीत उनका कार्यशैली है जी हाँ। मैं समझता हूँ कि अब और फिर इससे के साथ साथ इस देश का 60% से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो रहा है। बेरोजगारी सरकार के रहते हुए ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। उद्योग धंधों पर क्या काम में कमी आई है, वो स्लैग के दौर में है। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आर्थिक दौर में या आर्थिक स्तर पर इस सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सिर्फ भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, विदेशों से जाकर जुमलेबाजी करना, ये नरेंद्र मोदी का एक तरह की शौक हो गया है, एक हॉबी हो गई उनकी। मैं समझता हूँ ये युवा इस देश का देख रहा है और जो सोशल मीडिया के भाव को अगर हम समझें, जो युवा चलाता है ज़्यादा, तो नरेंद्र मोदी 80% लोग उसको क्रिटिसाइज उनको करते हैं, जिसका मतलब है कि उनसे नाराज। वापस हम प्रदेश की तरफ आते हैं कि तमाम तरह के टैक्स प्रदेश सरकार लगा रही है। फिर मैं आपके सदन की बात करूंगा तो आप क्यों नहीं बोलते? पेट्रोल ऑल ओवर वर्ल्ड सस्ता होता है, हिंदुस्तान में आके महंगा हो जाता है और खासतौर पर मध्य प्रदेश में वो लगातार महंगा होता चला जा रहा है। घटाया जाता है 10 रुपए, यहाँ पर घटते हैं मात्र 2 रुपए, उसमें भी टैक्स लगा दिया जाता है। विपक्ष क्या कर रहा है वहाँ पर? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार से सवाल किए हैं। मैं खुद बैलगाड़ी से विधानसभा में गया था जब एक बार पेट्रोल डीजल के भाव इन्होंने बढ़ाए थे। जब पेट्रोल डीजल के भाव कांग्रेस पार्टी के दौर में बढ़ते थे, जब 143 रुपये पर $1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका भाव था, आज 60-65 के लगभग, 65 नहीं 45, 44 जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी ये सरकार, तो जब बीजेपी की क्या स्थिति थी बोलने की, बात करने की, अब क्या है? जब 60 रुपये 70 रुपये दाल बिक्री थी तो महंगाई डायन मार रही है, ये गाना लगवाते थे ये। अब 200 रुपये इनको विकास दिखता है,
200 रुपए गरीब को डाल दे। तो ये सब सारी चीजें आप क्यों नहीं जनता के सामने ले जाते? जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेरती थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व की कमजोरी है। मैंने यही कहा कि ये सब बातें सदन में मैंने खुद बैलगाड़ी से जाके इस बात को मैंने बताने की कोशिश की, खुद ने, पार्टी ने तो की सही, उसके अलग अलग स्तर पे हुआ ही सही, आंदोलन भी हुए, जगह जगह हुए, पर ये बात आम जनता मीडिया के माध्यम से खुद भी समझती है। जी हाँ। और लोग बात भी करते हैं। यही कारण है कि 3 चुनाव इतने भारी अंतर से बीजेपी हारी है। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता, वोट देने वाले लोग, वोट देने वाला मतदाता हर स्तर पर जागरूक है और सही समय पर सही निर्णय लेगा। एक चीज वापस आपके संगठन पर जा रहा हूँ, चर्चा है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आपको इंदौर का राहुल गांधी कहा जाता है, जो स्टाइल आपका है, ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी है, जीतू पटवारी मतलब शेडो ऑफ राहुल गांधी। क्या लगता है, नेतृत्व परिवर्तन, केंद्र में नेतृत्व का परिवर्तन हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पहले तो मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, राहुल गांधी बहुत बड़ी हस्ती है, मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। और रही बात इसकी कि वो उनको नेतृत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरे जैसे छोटे कद के व्यक्ति, मैं एमएलए हूँ, 5000 एमएलए इस देश में, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बात करने की मेरी हस्ती नहीं है। तो वो बात नहीं, अब जब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो राहुल गांधी जी ने अब आपकी तमाम तरह की मीटिंग ली थी और उसमें से आपका सिलेक्शन किया गया था, तो कहीं ना कहीं आपकी नजदीकियां तो रही, वो आपको पहचानते तो है? नहीं, राहुल मेरे नेता है, मेरे को क्यों नहीं पहचानेंगे? एक कार्यकर्ता को नेता नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? वो एक अलग कहानी है। पर मेरा ये कहना है कि जो उनको अध्यक्ष बनना, उसके बाद परिवर्तन होना, अध्यक्ष अभी कौन कब बदलेंगे, ये बात कहने की मेरी हैसियत नहीं है। और रही बात राहुल जी की, राहुल जी बहुत ऊर्जावान आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, धूर्तता उनमें नहीं है। यही कारण है कि वो अपनी बात को इतनी सरलता से कहते हैं। बात करने में, बोलने में, कपड़े पहनने में इतने सज्जनता, सरलता उनकी दिखती है। गरीबों में जाते हैं, गरीबों से बात करते हैं, जहाँ अन्याय होता है वहाँ जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं वहाँ जाते हैं। और जब उनका क्रिटिसाइज, एक बीजेपी और आरएसएस ने एक मूवमेंट चलाया कि उनको उनके व्यक्तित्व को कहीं न कहीं हानि पहुंचे, इस तरीके की एक रणनीति बनाई, उसको तोड़ा उन्होंने। और फिर से उन्होंने कहा, अपनी शैली को बदला भी नहीं। उनकी हमेशा से ये कहना रहा है कि अपनी बात ईमानदारी से, सच्चाई से अपने काम को करते रहो। देश और समाज इस बात को समझता है। एक दिन अगर कुछ कमी दिखती है तो उसके बाद अच्छाई भी दिखेगी। तो मैं समझता हूँ राहुल जी बनेंगे। आपके सवाल के हिसाब से आज भी वो काम पार्टी के लिए कर रहे हैं, बनेंगे तो और ऊर्जा से करेंगे। जी, अभी फिलहाल सोनिया गांधी ऑलरेडी हैं। वैसे अगर सोनिया गांधी भी हो, राहुल भी बना दिए तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो सिस्टम जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, देखिए मैं दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की पत्रकारिता नहीं करता हूं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है, सोर्स जो बताते हैं उसके मुताबिक एक बड़ा चेंज लाना चाहती है यूथ को। पहले भी राहुल गांधी ने यूथ को जोड़ा था और यूथ ही, आपने बताया 65% यूथ है देश में, तो यूथ को जोड़ने के लिए शायद राहुल गांधी को चांस दिया जाए। नहीं, चांस तो विषय ही नहीं है। आज भी उपाध्यक्ष है पार्टी के। वही मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। एक बात बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि वो एक खानदान की पार्टी है और बीजेपी लोकतंत्र पार्टी है। वहां पर संगठन को लेकर किसी तरह का चुनाव नहीं होता। पहले परिवार के लोगों को वहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाता है, महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं। बीजेपी के पास ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके परिवार के व्यक्ति ने इस देश के लिए शहादत दी हो। बीजेपी के पास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हो जिसने इस देश को, बाद में ये कहने में आया हो, राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने चिथड़े उड़वा दिए और राहुल गांधी के पिता थे। जी हाँ। इंदिरा जी ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता के लिए उनको कहा गया था कि सिख कम्युनिटी के लोगों को आपकी सुरक्षा में से हटा लो, पर उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। अपने सीने को छन्नी करवाना मंजूर किया। वो देश की एकता और अखंडता के लिए, वो वही परिवार है जिसकी बीजेपी हमेशा देश की आज़ादी से लेकर आज तक बुराई करती आई। जी हाँ। वो सोनिया गांधी की सास थी, राहुल गांधी की दादी थी। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपने ऊंची मानसिकता का परिचय देती है। जी हाँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, कट्टरपंथ हिंदुत्व के नाम से इस देश को बांटने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी वही करती है इस देश में जो मुसलमान
मुसलमानों को भड़काते हुए पाकिस्तान में वहां के राजनीतिक लोग करते हैं भारत के खिलाफ। जी वैसे ये आरोप, ये तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस पे लगता है। नो नो नो, मैं आपको फिर दावे से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली वही है इस देश में जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के राजनीतिक दलों की है। इस तरीके से वो वहाँ बात करते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं भारत के खिलाफ, यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ करती है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से नीति है देश को एक रखो, भाई से भाई को मिलाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे को बलवंत करो, गरीब से का सबसे पहले ध्यान रखो और सभी समाज सभी धर्मों की इज्जत करो। ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं समझता हूँ इसको कांग्रेस का घाटा हो या कांग्रेस का नफा हो, इसको पूरी ताकत से कांग्रेस आगे बढ़ाई। आपने जो सांप्रदायिक वाली बात की, तो अभी फिर बीजेपी ने एक नया काम शुरू कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बाकायदा उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाले स्वामी जी और उसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। जबकि बीजेपी के नेता के सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा व्यक्ति है, इसने देश के कंस्ट्रक्टिव व्यक्तित्व के लिए कोई आज तक एक कदम, एक काम, एक बात नहीं कही जी। उसके लिए उत्तर देना मैं अपने आप को छोटा समझूंगा। मैं लायक नहीं समझता सुब्रमण्यम स्वामी को उसके कोई सवाल के उत्तर देने। तो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व करे, राहुल गांधी की जो स्थिति है वही रहेगी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का स्तर लगातार गिर रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर से ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगी, खासतौर पर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में। उम्मीद की जा सकती है यदि जीतू पटवारी जो कह रहे हैं ऐसा हो, क्योंकि आसार नजर आने लगे हैं। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। संवाद में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसआर मध्य प्रदेश।